friends, welcome to all. Myself Vishal Jogidas. Today we will discuss about chapter 3, that is magnetostatics. So in the subject of physics, third sem BSc. So what is magnetostatics? See, magnetostatics is utilizes the magnetic effects. Okay. So before the 1820, there is no correlation between electric and magnetic circuit. It means both are there is no connection. It is assumed that there is no connection in between these two. It means in electricity and magnetic effect. But in 1820, Ørsted observed the magnetic effects of current and established a connection between electricity and magnetism. So 1820 में क्या हुआ, ओस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में कोई कनेक्शन है, ऐसा उसने ऑब्जर्व किया उसके जो एक्सपेरिमेंट थे उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े ईयर के बाद, यानी आफ्टर few years, Faraday observed that a current was momentarily existed in a closed circuit when the current in a nearby circuit was being started or stopped. इसका मीनिंग क्या है कि कोई क्लोज सर्किट है, उसके नज़दीक में अगर कोई सर्किट है, नियर बाई सर्किट जो है, उसको हम स्टार्ट करते हैं या स्टॉप करते हैं, तो उसके इफेक्ट की वजह से ये जो सर्किट हमारे क्लोज सर्किट है उसमें मोमेंटरीली करंट पाया जाता है। यानी कि कुछ ऐसी इफेक्ट है उसकी वजह से क्या होगा, ये करंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये फेराडेज ने देखा उसके एक्सपेरिमेंट में, और सेम टाइप की इफेक्ट जो है वो द सेम इफेक्ट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय द मोशन ऑफ ए मैग्नेट टुवर्ड और अवे फ्रॉम द सर्किट। यानी कि अगर कोई सर्किट की नज़दीक हम मैग्नेट को ले जाते हैं तो भी ये इफेक्ट हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, और मैग्नेट को वहाँ से अवे ले जाते हैं यानी कि दूर ले जाते हैं तो भी ये इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं। यानी कि मोमेंटरीली जो करंट एग्जिस्ट करता है वो हम देख सकते हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल है कि हाँ ये कैसे होता है, उसकी इफेक्ट क्या है उसके पीछे। तो इसके पीछे इफेक्ट होती है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये सब होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसके बारे में हमने बात करनी है। सी फॉर अंडरस्टैंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड्स वी विल सी वन एक्सपेरिमेंट। इन दिस एक्सपेरिमेंट two wires are taken. These two dotted lines are two wires. Okay, so two wires are taken and it is hanged in a ceiling. It means सीलिंग के ऊपर दो केबल को हमने ऐसे ऐसे करके लटका दिए, ठीक है, हैंगिंग है। और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फ्यू सेंटीमीटर यानी 2-3 सेंटीमीटर ही रखना है, ठीक है। तो ये अगर ज़्यादा होगा तो ये इफेक्ट हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, तो कम रखना है यानी 2 या 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा करके हमने रखा, और उसके बाद क्या किया है, ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला, ठीक है। तो ये प्लस माइनस हम लोग देख सकते हैं, ये क्या है, बैटरी है। हम लोग जानते हैं कि बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बैटरी को कनेक्ट करते हैं। तो क्या होगा, देखिए यहाँ के लेफ्ट वाले साइड से करंट जो होगा वो अपवर्ड साइड जाएगा, और ये राइट हैंड साइड जो है वहाँ यहाँ से हम करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखिए ये एक्चुअल वायर जो है वो, ये डॉटेड लाइन हम लोग देख सकते हैं, ये एक्चुअल वायर है, ठीक है। और ये क्या है, तो जैसे इस तरफ करंट देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, वहाँ पे ऊपर की साइड जा रहा है, और राइट हैंड साइड में नीचे की साइड आ रहा है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है उसे बोलते हैं एंटी पैरेलल।
करंट जो है वो एंटी पैरेलल जा रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके बीच में रिपल्सन होगा, यानी कि रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा। और ये रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होगा, देखिए ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इंक्रीज हो गया डिस्टेंस, पहले इतना था अब इंक्रीज होके इतना हो गया है। तो ये रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये सब कुछ हुआ, ठीक है। यानी कि हम लोग ऐसा ऑब्जर्व किया कि जैसे ही एंटी पैरेलल करंट फ्लो होगा दो नियर बाई कंडक्टर में से, तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ऐसे ही दो वायर हमने रखे, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ दोनों की डायरेक्शन जो है वो हमने सेम रखी है, यानी कि दोनों में से अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। फॉर एग्जांपल जो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लस में से, तो यहाँ से ऐसे करके जाएगा, बाद में ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे और ऐसा करके नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो होगा। तो this is the arrangement for, and this type of arrangement is known as parallel connection, because both currents are flowing in same direction, right? So what will happen whenever both currents are flowing in same direction, it means in parallel, and at that time force generated is attractive force. So there is attraction in between these two wires. So we can see that the distance is here reduces. Actual distance was this dotted line, but after the force is generated, the distance will be like this. So you can see the compressive or attraction force. So इन दो एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब भी दो कंडक्टर नियर बाई कंडक्टर होते हैं उसमें से एंटी पैरेलल करंट फ्लो होता है, तो क्या होगा, उसमें रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा। और दूसरा ये है कि अगर पैरेलल दोनों कंडक्टर पैरेलल है और करंट भी एक ही डायरेक्शन में यानी कि पैरेलल होगा, तो क्या होगा, उसमें अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction, whenever current is flowing from any conductor, at that time magnetic field is produced. So we know that. So what will be the direction of this magnetic field? So there is one rule, it is known as thumb rule, okay. So for example, we assume that this is a conductor. It is not conductor, but we assume that it is a conductor, okay. So what will happen, I am holding this in right hand, okay. So this direction of thumb is the direction of current. It means current is flowing from downward to upward side, okay. And the direction of my fingers, okay, it is in curved shape. So this curved shape, this direction is given the direction of magnetic field. So using this rule we can find from direction of current we can find the direction of magnetic field, okay. So this is known as thumb rule. So we can use in any circuit. Now we will see magnetic force. What is magnetic force and how can we find the magnetic force? So the magnetic force on a charge Q moving with velocity v in a magnetic field B is given by F magnitude is equal to Q into V cross B. So this is the formula for magnetic force, and it is known as Lorentz force law. This force is known as Lorentz force, okay. So this formula is given by Lorentz, so it is known as Lorentz force law. So we have to directly remember this formula
F is equal to Q into V cross B. Okay. In presence of both electric and magnetic field, the net force will be, see, we will find this force F due to only magnetic field. But if electric field is also present, then at that time we have to put here E. So F is equal to Q into E plus V cross B. Okay. So this will be the formula for Lorentz force. Okay. So here E stands for electric effect. So whenever electric and magnetic fields are there, at that time we have to use this formula. F is equal to Q into E plus V cross B. Right. So this is the basics of Lorentz force law. We have to just directly remember this formula and there is no need of any proof. Another topic is cyclotron motion. What is cyclotron motion? So here we can see 3-dimensional figure. It is X, Y and Z. So Z direction is like this. It is out of the board. It means it is not just like this. Angle between X and Z will be 90 degree and angle between Y and Z is also 90 degree. But in a single plane we can draw like this. But it is nothing, it is like this. Okay. So here is a charge Q. V is the speed or velocity. Okay. And the radius of this trajectory is R. Okay. And this B is the electric field. Electric field. So the direction of this electric field is up to the board. It means it is inward in a board. So whenever this charge is flowing in anti-parallel direction, at that time what will happen? This force is generated and this magnetic force will be in a inward side. Okay. So due to this we can write like this: QVB is equal to m into v square upon r. Now we know that QB is the magnetic force. Okay, so magnetic force is equal to m into v square upon r. Now what is m? M is the mass. Okay, v is the velocity and r is this radius. So it is m into v square upon r. Okay. So from this equation we can write P is equal to QBR because of P is equal to MV. So whenever we are putting in place of MV, if we put P, then we get P is equal to QBR and P is known as momentum. Okay, so this is the mathematical expression for cyclotron motion. And this type of motion, see here we have seen that it is an anti-parallel motion. It means this charge is flowing in this direction, okay, and its radius will be r. So it is a fixed. Force is also fixed. It means there is no change, no increase or decrease in any force. So force will be fixed and it is in a downward direction. So this is known as cyclotron motion. This type of motion is known as cyclotron motion. And this is the formula for the cyclotron motion. Now we will discuss about cycloid motion. Okay. So we will see in two ways. First we will see qualitatively how the cycloid motion is works. This is the figure you can see
In z direction there is a E, in x direction there is a B, and this is the y direction. Now here uniform electric field is present. Okay, so how the motion of particle will be there in electric and magnetic field, in both fields. Okay, so at start the particle will be at rest at origin. It means this is the origin, so particle is rest at origin. Okay, so due to the electric force or electric field, the particle will move towards z direction from origin. Okay, so this is the direction particle will move in z direction due to the electric field, right? Now as the particle is accelerates, what will happen? Magnetic force is generated. Okay, so the direction of magnetic force will be opposite to the electric force. It means due to this magnetic force, the particle will move towards right. Okay, so whenever the magnetic force will be greater than the electric force, because whenever particle is accelerating more and more magnetic force is generated. So due to this, the at the time when the magnetic force is greater than electric force, the particle move towards right, and then its speed is reduces. Okay, and after some time it reaches to y-axis, and at point A the particle will be rest. It means देखिए क्या होगा, जैसे पार्टिकल जो है वो पहले कहाँ था, ओरिजिन पे था, ठीक है, यहाँ पे। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया इस डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में। अब जैसे ही इसने शुरू किया है ट्रैवल, तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो गया। ओके, और ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से रिवर्स में है, यानी कि ये ओपोज करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को ओपोज करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि पार्टिकल ऐसे ऐसे ट्रैवल करता था, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज़्यादा हो गया, तो पार्टिकल जो है वो उसकी स्पीड कम हो गई, और पार्टिकल की जो ट्रैवल जो है वो किस दिशा में करेगा, वाई एक्सिस की दिशा में। और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे पॉइंट ए आएगा, वहाँ पॉइंट ए पे क्या होगा कि पार्टिकल जो है वो रेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये है पूरा इसका ट्रैवल रहेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर अगेन जो पार्टिकल जो है वो रेस्ट होता है, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि अभी ट्रैवल नहीं कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो गया है, इसलिए वापस ये जो है वो पार्टिकल जो है वो जेड डायरेक्शन में ट्रैवल शुरू कर देगा। और ये जो सेम प्रोसेस यहाँ से हमने देखा था ओरिजिन से ए तक, वही प्रोसेस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक रहेगा और बी पॉइंट से सी पॉइंट, सो कंटिन्यूस ऐसा प्रोसेस शुरू रहेगा। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज साइक्लॉइड मोशन। दिस टाइप ऑफ मोशन is known as cycloid motion. So this is the explanation about qualitative explanation. Now we think about quantitatively. So there being no force in the x direction, the position of particle at any time t can be described by the vector. Okay, 0, y of t and z of t. This is the vector.
Why here 0? Because there being no force in the x direction. Okay, the velocity is therefore v is equal to 0, y dot, z dot. Now, what is meaning of this dot? So, where dot indicate time derivatives. Okay, this dot indicates time derivatives. It means y dot is equal to dy by dt. Z dot is equal to dz by dt. This is known as time derivative. Okay. Now we will find v cross b. Okay. So how we can find v cross b? It is the matrix. Okay. X cap, y cap, z cap, and what is v? Here is v. 0 y dot z dot. Okay. 0 y dot z dot, and b. B is equal to b 0 0. Why it is only in x component? So here we have seen that b is only in x direction, so it is b 0 0. Okay. Now we have to solve this matrix. Okay. So it is equal to x cap into y dot into 0. It means 0 minus z dot into 0 is equal to 0. Okay. Then minus y cap 0 into 0 means 0 minus b into z dot. Okay. Plus z cap 0 into 0 means 0 b into y dot. So minus b into y dot. So this way we can solve this matrix. Okay. So by rearranging we can write like this. Okay. This term will be 0. This minus minus will be plus. So it is b z dot y cap, and minus here is plus but here is minus. So it is minus b y dot z cap. So this will be the result of v cross b. Now applying Newton's second law, we know that force F is equal to Q into E plus V cross B. Okay. Now we know that force is equal to ma. F is equal to ma, where m is the mass and a is the acceleration. So we can write in place of F ma. Okay. And we have to put the value of V cross B in a value of V cross B is this. So we have to put this value in this equation. So we get Q into Ez cap, because E is in the direction of Z. Okay. So it is Ez cap plus this value, it is Bzy cap minus By dot Z cap. Now in place of A we can write M into Y double dot Y cap plus Z double dot Z cap. So why it is double dot? What is meaning of this double dot? So it is second order derivatives. It means y double dot means d square y by dt square. Z double dot means d square z by dz square. Okay. Sorry, d square z by dt square. So this is the A. Okay. We already know that acceleration is the second order derivative. Now separate the component of y cap and z cap components, right? So in these both sides we can separate y cap and z cap components. So first of all we will equate y cap components. So what will be the result? It is qbz dot. qbz dot is equal to, here y cap component is m into y double dot. M into y double dot. Okay. Now compare z cap components. So here two z cap are there. So first of all QE, then minus QB y dot, QB y dot. Okay. Is equal to, here z cap component is m into z double dot, m into z double dot. Okay.
Now we have to find y double dot and z double dot from this equation. But how can we find this, and how can we simplify this? So we can put in place of qb upon am, it is equal to omega. Omega is the cyclotron frequency. Okay, so by putting this omega, we can simplify this equation. Okay, here if we carry m from to the left side, it means here is qb upon m, and in place of qb upon m, we can write omega. So y double dot is equal to omega into z dot. Okay. Same way, by putting this value in this equation, we can get z double dot is equal to omega e upon b minus y dot. So these two second order derivatives, this is known as differential equations. We can solve these differential equations using differential equations method. Okay. So this is all about cycloid motion, and this explanation is, think of quantitatively. Okay, first of all we have seen the qualitatively how the motion is that particle, and the second time we have seen quantitatively. So this is the all about cycloid motion.